नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें हम यायावर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। हमारी इस इतिहास अध्ययन की चर्चा के बिंदु रहेंगे चंगेज खान का सैनिक संगठन। इस प्रकार चंगेज खान का जो सैनिक संगठन था उसमें क्या क्या परिवर्तन करके उसने अपने परिसंघ को बनाया था। उलुस एवं याम, उसने उलुस का गठन किया था और याम नाम से एक हरकारा पद्धति उसने गठित की थी। कृषि व व्यापार का महत्व तथा विकास, ये किस प्रकार चंगेज खान ने अपनी विजयों के दौरान कृषि और व्यापार को बड़ा प्रभावित किया। एक बार में उसका विनाश हुआ किंतु जल्द ही उसका महत्व समझा और उसको दोबारा से पुनर्स्थापित किया। यास चंगेज खान की विधि संहिता है। मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, हम इसका अध्ययन करेंगे। चंगेज खान ने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकत्रित कर सभी को एक नई पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, उसको नोयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा अर्थात अपना सगा भाई ऐसा कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई उसके विश्वस्त थे जो आंडा से कुछ निम्न श्रेणी के थे, वे स्वतंत्र व्यक्ति थे। उनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता है। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों को उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात्य वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी यानी हेरारकी में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का जो उत्तरदायित्व था वह अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलुस का गठन हुआ। उलुस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का एक युग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को उसने रूसी स्टेप क्षेत्र दिया, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा यानी उलुस निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसने दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता होगा वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने संकेत दिया था कि उसका तीसरा पुत्र जिसका नाम ओगोदेई था उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान यानी इल खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद
अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोई ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया और चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां जिन्हें तामा कहा गया वो निर्धारित कर दी। ये टुकड़ियां प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थीं। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध जो कबीलों के सरदारों की परिषद होती थी जिसे कुरिलताई कहा जाता था उसमें होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य का निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे तो ये उलूस का चित्र है। तो ये सबसे जो बड़ा भाई है, तो जोची को ये क्षेत्र मिला था रूस का। इसी तरह से जो ये काराकोरम जो राजधानी की ये मुख्य भूमि है उनकी, ये इल खान तीसरे वाले को दिया गया था। इसी प्रकार से ये जो साम्राज्य था ये यहाँ से लेकर यहाँ तक था, विस्तृत था ये, जो उसको तीसरे पुत्र ओगोदेई को दिया था। जो चगताई है दूसरे नंबर का, उसको ये तुरान वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र उसको दिया गया था। और चौथे पुत्र को उसने जो मंगोलिया की भूमि है वो दिया था। तो इस प्रकार से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये उसको उलुस्की को बांटा गया था। बाद में उन्होंने इसको इधर तक एक कर दिया था। तो चंगेज खान ने पहले ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिसमें राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। इस उगाही यानी लेवी को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारा पद्धति, जिसे याम नाम दिया गया है, याम, इसमें और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। व्यापार की पुनर्स्थापना, तो विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वो उनसे नफरत करते थे। तो 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को बहुत हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक सभी लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों, जिन्हें कनात कहा जाता था, उनका नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया।
नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी उबर नहीं पाए। तो जब सैन्य अभियानों में विराम आया, तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबद्ध हो गए थे। मंगोल विजय अर्थात जब पूरा विजय कर लिया उन्होंने, उनकी सीमाएं स्पष्ट हो गई, जिसे पैक्स मंगोलिका कहते हैं। उसके बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, उस पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेज, ऐसे पारपत्र होते थे, जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक यानी महान खान की सत्ता स्वीकार करते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि जो ये यहाँ से लेकर के और ये जो सिल्क रूट जाता था, ये यहाँ से होते हुए और ये भूमध्य सागर की ओर जाता था। ये सिल्क रूट है। इसी प्रकार कृषि का विकास, तो 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरण के लिए 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन्न राजवंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि सभी किसानों को मौत की घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए, क्योंकि मंगोल यायावर कबीले थे, उनका उनको चारागाह में उनका जीवन बीतता था, और जो चीन के लोग थे वो स्थायी रूप से बसे हुए और कृषि पर आधारित लोग थे। इसलिए उनको ऐसी सजा देने की कोशिश हुई थी। परंतु 1270 के दशक के आते आते शुंग राजवंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खान का पोता कुबलई खान, जिसकी मृत्यु 1294 में हुई, उसने कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में अपनी छवि को उभारा। गजन खान उसके बाद, जिसकी मृत्यु 1304 ईस्वी में हुई, उस वह चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था। उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह किया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियां चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। चंगेज खान ने भी ऐसा नहीं सोचा था। तो गजन खान का भाषण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। गजन खान 1295 से 1304 पहला इल्खानी शासक था, जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। क्या लिखा था? मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूं,
फारस माने ईरान। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है, तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। तो चंगेज खान के शासन काल में ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। इस तरह उन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहां के स्थानबद्ध यानी स्थायी रूप से रहने वाले जनजीवन पर होने वाली खानाबदोशों की लूट मारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुत्साई उसने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने के बजाय उनकी रक्षा की बात की। तो ये गजन खान के भाषण का महत्व है कि कृषकों की रक्षा करनी चाहिए। यह एक व्यापक परिवर्तन मंगोलों में था। मंगोल साम्राज्य का विघटन। तो स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने के बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया। उसमें क्या हुआ कि हर एक ने अपने उलुस, तो जो उलुस जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। जबकि पिछली बार जो हमने बताया कि उलुस यानी साम्राज्य को चार भागों में साम्राज्य के रख रखाव की दृष्टि से, नियंत्रण की दृष्टि से अलग अलग किया हुआ था। किंतु अब जिन जिन के नियंत्रण में वह था उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई और उसका तात्पर्य हो गया कि अब वे उस क्षेत्र के नए वंश के साथ उसके स्वामी हैं। अतः अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान की वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई वंश ने अपने युआन और इलखानी वंशों की स्थापना की। तो उनके दो वंश हो गए। जोची ने सुनहरा गिरोह यानी गोल्डन हॉर्ड का गठन किया और
रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया, जहां चगताई का वंशज थे, तथा रूस, जहां गोल्डन होर्ड थे, उनके स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चलती रही। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर अलग अलग वंश समूह में बंट जाने का तात्पर्य था कि उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। तो स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ, और इसी की एक शाखा टोलुई ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृतांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इल खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिवृत्तकारों के इतिवृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई। उदाहरण के लिए, एक चश्मदीद गवाह उसके विवरण के विरोध में उसने बताया कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे, जबकि एक इलखानी इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया कि बुखारे के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए, जबकि 400 और 30,000 बहुत व्यापक अंतर है। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका है। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी कि अब उनको एक स्थानबद्ध समाज में, जो स्थायी रूप से बसे हुए लोग थे, जो उसके साम्राज्य का अंग बन गए थे, उन पर अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं प्रस्तुत कर सकते थे जो चंगेज खान ने प्रस्तुत की थी। यास को समझेंगे। यास चंगेज खान की विधि संहिता है। एक विद्वान हैं डेविड आइलोन। उन्होंने एक शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य किया गया, उसमें बताया कि वह संहिता, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के कुरिलताई में लागू की थी, तो कहता है कि उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, और जिसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में थोड़ा बहुत विवरण यासाक के बारे में हमें मिला है, तो उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे शिकार, आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खान की विधि संहिता। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें, तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक परिष्कृत जन समूह के रूप में
उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, ऐसे समाज जिनके अपने अपने इतिहास थे, संस्कृतियां थी और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि जो यास है वह मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने मूसा और सुलेमान की तरह अपने स्मृतिकार के होने का दावा किया, जिसकी प्रामाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर एकत्र करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उसके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने भी काफी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। तो यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यास के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी, इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्लाह खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया जहां चंगेज खान गया था। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्लाह खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया था। उसके इतिहासकार हफीज ए तानिश ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था, यानी काफी बदलाव उनमें हो चुका था यास के संबंध में। मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान था, इस विषय में चंगेज खान को जिस हम जो याद रखते हैं वह हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें उसके बारे में आती हैं जैसे कि एक विजेता हो, नगरों को ध्वस्त करने वाला हो, या एक ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी था। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूरी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया। एक शानदार पारद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को उसने
पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री बहुत आकृष्ट हुए। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। जो स्थायी रूप से बसे हुए पराजित लोग थे, उनकी सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में हमें सोचना चाहिए कि जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, जैसे कि शमन थे, बौद्ध थे, ईसाई थे, और अंततः उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने वैयक्तिक मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भी भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों, जैसे मुगलों ने उनका अनुसरण किया, उनके लिए आदर्श प्रस्तुत हुआ। मंगोलों और किसी भी यायावर प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं, उनसे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए विभिन्न समुदायों में बटे हुए लोगों का एक बड़ा परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य शासक था जो प्रसिद्ध हुआ, तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था। तो उसने अपने को राजा घोषित करने में संकोच अनुभव किया, इसलिए क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की, तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। इसी तैमूर ने भारत पर भी आक्रमण किया था, और इसी के आक्रमण के कारण भारत का शासन कमजोर हुआ, और बाद में इन्हीं मंगोलों के वंशज मुगल के रूप में भारत पर लंबे समय तक उनका शासन रहा। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। एक चित्र है किस प्रकार बगदाद के राज सिंहासन पर मंगोलों का आधिपत्य है। कुछ प्रश्न मूल्यांकन के लिए है। उलुस से आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि चंगेज खान ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया था। अपने 4 पुत्रों के अधीन उसने सैनिक टुकड़ियां रखी थी। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए उलुस यानी बड़े बड़े प्रदेशों का उसने निर्माण किया था। बाद में इसके मायने बदल गए थे। याम का मंगोल साम्राज्य में महत्व समझाइए। याम एक हरकारा पद्धति थी। तीव्र गति से चलने वाले संदेश वाहकों को की एक सिस्टम को हम याम कहते हैं। इसी तरह से यास,
यास जो है उस पर व्यापक चर्चा हमने की कि यास जो है चंगेज खान की विधि संहिता थी। तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि चंगेज खान का जो सैनिक संगठन था किस प्रकार का था। इसी तरह से चर्चा की हमने उरुस एवं याम की चर्चा की, जिस पर हमने प्रश्न किए। कृषि व व्यापार का महत्व तथा उसका विकास, किस प्रकार चंगेज खान के आक्रमण से कृषि और व्यापार को हानि हुई, किंतु शीघ्र ही उन्होंने इसका महत्व समझा और उसके विकास के लिए उन्होंने व्यापक परिवर्तन किए और रेशम मार्ग जो एक ही स्थान से जाता था उसके कई मार्गों को उन्होंने बनाया और ठीक किया, जिससे व्यापार की प्रगति हुई। यास विधि संहिता, मंगोलों की विधि संहिता, जिसने एक लंबे समय तक मंगोल परिसंघ को अपने रीति रिवाजों और कानूनों के तहत बांधे रखा था। मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान बड़ा विशिष्ट है कि किस प्रकार एक यायावर जाति के लोगों ने एक विशालतम साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया। कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए है। प्राचीन रेशम मार्ग को मानचित्र में आपने ढूंढना है। भारतीय संविधान की रूपरेखा की तुलना चंगेज खान के यास से आपने करनी है। आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।